ये जितनी तरक्की अभी हुई है पिछले 100 सालों में, आपके ख्याल में इंसान ने की है? तो और किसने की? नहीं, ये तरक्की जिन्नात ने की है। सबसे बड़ी रुकावट तीसरी जंग अजीम के क़याम में क्या है? पाकिस्तान का एटमी बम अपने लोगों की मौत को दावत दे रहा है ईरान। आप देखिएगा, ईरान विल बी न्यूक्ड और दे आर जस्ट मेकिंग ग्राउंड। पाकिस्तान के लिए भी है खतरनाक चीज़ है। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन क्या वो अच्छे इंसान भी हैं? मुझे बड़ा दुख हुआ उस लाइन पे, ठीक है। वो लाइन ये थी कि मेरी शादी गलत जगह हो गई थी। वो बात जो है ना, उनके बेटों को अपनी माँ के बारे में बात बहुत दुख लगी। फिरदौस साहब की वजह से उनके बच्चों को काम नहीं मिल रहा। हाँ, ऐसा ही सब ने उनको और उनके बच्चों को अपने ड्रामों में कास्ट करने से बैन कर दिया था। नरगिस साहिबा अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत ज्यादा दौलत है, बिल्कुल, बहुत ज्यादा दोस्तियां हैं, स्ट्रॉन्ग वुमेन, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनके हस्बैंड की नरगिस के सामने कोई औकात नहीं है। क्या पीआईए हमने इसीलिए नहीं बनाई अकरबा परवरी के लिए? क्या पीआईए हमने सिफारशियों को रखने के लिए नहीं बनाई हुई? क्या पीआईए हमने स्मगलिंग करने के लिए नहीं बनाई हुई? इस काम के लिए नहीं बनी हुई? क्या ये कौमी एयरलाइन है? पूछने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला, कोई ऐसा नहीं है, कोई अपना माल नहीं समझता, हुकूमत का माल। मैं वही समझता हूँ, वही बता रहा हूँ जो मैंने एक बार बताया था कि अभी तक ज़हनियत वही काम करी कि सरकार का माल मेरा नहीं है, सरकार का नुकसान मेरा नुकसान नहीं है। ये नहीं आपको भी लगता है इमरान को भी डील करके बाहर चले जाना चाहिए? नहीं चले जाना चाहिए। मैं कहता हूँ ये सारे आपस में डील करें, इधर ही रहें भाई। अगर ट्रम्प जीतेगा तो कत्ल हो जाएगा। क्यों, कैसे? अगर कमाला हारिस जीतेगी तो तीसरी जंग छिड़ जाएगी फौरन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख कासिम और आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल शेखियाँ। आज मैं अगेन मौजूद हूँ ग्रेट इंसान, ग्रेट पर्सन नदीम सुबहानी के साथ। कैसे हैं जनाब? अस्तगफिरुल्लाह, तारीफ के काबिल सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, मैं तो सिर्फ नदीम सुबहानी हूँ। यस, आज हम दोबारा को काफ़ी मुख्तलिफ टॉपिक्स के साथ चीज़ें डिस्कस करने के लिए आए, ठीक है। मगर सबसे पहले बात करते हैं आपकी फ़िल्म पे। मुझे बताएं फिल्म आपकी किधर तक पहुँची है, ये डिले क्यों हो रही है और इस पे आपको कुछ जुर्माना पड़ना चाहिए? जी बिल्कुल, जुर्माना पड़ना चाहिए। मैं खुशी से जुर्माना दूंगा। पहले तो ये बता दूं कि डिले क्यों हो रहा है। डिले एक तो मसरूफियत की वजह से हो रहा है, सुस्ती की वजह से हो रहा है, ये जो हालात है, मुल्क के हालात, शहर बंद हो जाना। फिर दूसरा कुछ कमिटमेंट्स का पूरा ना होना। जैसे हमने एक जगह से ड्रेसेस बनवाए, वो हमें कुछ सूट नहीं किए, पसंद नहीं आए, तो हमने टीम चेंज की, वार्डरोब नया बन रहा है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा। जहाँ तक जुर्माने की बात है तो जुर्माना दूंगा मैं, अभी दे देता हूँ मैजिक के साथ। कैसे? अच्छा, ये जो भी हमने सुना है, ठीक है, ये ग्लिम्प्स है आने वाली चीज़ की, थोड़ी झलकी दिखाई है आपने? जी, ये मैंने हल्का सा नमूना दिखाया है कि व्हाट्स अबाउट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर माय लविंग पीपल। और ये म्यूजिक खुद ही कंपोज किया है? जी, ये म्यूजिक भी सबका हमारा खुद ही का कंपोज किया हुआ है, और ये सारा इंशाल्लाह A to Z बहुत अच्छा लगेगा। ये तो एक बिल्कुल ऐसे ही मैंने थोड़ा सा फाइन दिया है, ठीक है, जुर्माना दिया थोड़ा सा अपने देखने वालों के लिए। शूट उम्मीद है कि हम नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह शूट इसी मंथ के एंड क्लोज से कबल। हमारा तो यही मूड है, हमारी तो यही प्लानिंग है कि हम कैमरा ओपन कर देंगे इस नवंबर खत्म होने से पहले। जिन्नों के बारे में आप, ठीक है, ये स्टोरी है आपकी, और मुझे बताएं जिन्नों के बारे में ये सवाल करना चाह रहा हूँ, ठीक है? जरूर। हाँ, मुझे बताएं जिन्नों को ऐसी चीज़, ठीक है, बताएं उनके बारे में जो कि लोगों को ना पता हो। मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूँ। मैं देखिए, अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी बेनियाज है। अल्लाह ने आग, पानी, मिट्टी, हवा के मिलाप से बेशुमार तख्लीक़ात की हैं। जो जिन है ना, जैसे इंसान आग, पानी, मिट्टी और हवा चारों के मिलाप से बना, जो जिन है वो आग और हवा के मिलाप से बने हैं। और सबसे जो मेन मिथ है जो उनके हवाले से ये बोली जाती है कि जिन बड़े बदसूरत होते हैं,
ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिन इंतहाई खूबसूरत होते हैं। अगर जिन्नों को उनकी शेप को आप डिफाइन करना चाहें ना, आपने जेलीफिश देखी है? हाँ हाँ बिल्कुल। मुझे जहन में पड़ता है कि जेलीफिश में कुछ इकसाम ऐसी है कि अगर उनके टेंटिकल्स ख़त्म कर दिए जाएं या बिल्कुल छोटे कर दिए जाएं तो जिन्नों की असल शक्ल वैसी होती है। लेकिन फिर वो ये कि कुछ जिन्नों को ये ताकत हासिल है कि वो शेप शिफ्टर है, वो शक्ल बदल लेते हैं। तो वो जैसे इंसान का जैसा करतूत होता है उसके चेहरे पे उसकी शक्ल आ जाती है। तो जिनका जैसा करतूत होता है, जब वो मटेरियल शेप लेने की कोशिश करता है तो वो उसके ऊपर फर्क पड़ता है उससे। अच्छा। अगर वो अपनी मुस्तकिल शक्ल बनाकर रहना चाहे तो वो फर्क पड़ेगा। ओके। अगर वो आर्जी तौर पे हो तो जो आर्जी शेप शिफ्टर होता है वो कोई भी शेप बदल सकता है। तो इसका मतलब है कि किसी को तंग करते हो जिनकी शक्ल वाला, तो हाँ। वाकई वो जिनकी शक्ल वाला होता है। जरूरी नहीं है कि जिनकी शक्ल वाला के वाकई जिन्नी हो, हाँ। लेकिन मतलब मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ। वो एहराम मिस्र जिन्नात की तामीर है। एहराम मिस्र जो है उसमें मिस्रियों की लाशें नहीं है, एहराम मिस्र में जिन्नात कैद थे। शयातीन, अजीम तरीन शयातीन को इस ज़मीन में कैद किया गया था। ये ना मुझसे पूछिएगा कि ये मैं थ्योरी पेश कर रहा हूँ कि मुझे किसने बताया है, मुझे कैसे पता है। ये जितनी तरक्की अभी हुई है पिछले 100 सालों में, आपके ख्याल में इंसान ने की है? तो और किसने की? नहीं, ये तरक्की जिन्नात ने की है। ओके। अजीब सी एक मैं बात कैसे? बता रहा हूँ। हाँ। देखिए मैं ऐसे आपको थ्योरी दे देता हूँ एक। हाँ। हो सकता है कि मैं बकबकी कर रहा हूँ, ऐसे ही एक कहानी पे पेश कर रहा हूँ। एहराम मिस्र में से एक हमारे इंसान ही की गलती की वजह से एक बहुत बड़ा शैतान आज़ाद हुआ। उसने दूसरों को भी इकट्ठा किया। अब जो इस ज़मीन के शयातीन हैं वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। ता वक्त ये कि कोई पोर्टल नहीं मिल जाता उनको, ये ता वक्त ये कि उन्हें कोई सवारी नहीं मिल जाती। तो वो सवारी कैसे मिलेगी शयातीन को? इंसान सवारी देगा। ठीक है। ये जो आपके ख्याल में दूसरी सियारों पे जाने की कोशिश हो रही है, ये इंसान कर रहा है बेसिकली। तो वो एलन मस्क कर रहा है ना? नहीं, वो तो एलन मस्क तो एक नाम है ना। एलन मस्क की जिन्नो, क्योंकि वो काम कर रहा है, जितनी वो टेक्नोलॉजी कर रहा है, कोई लग रहा है वो देना चाहूंगा, कोई कमेंट नहीं देना चाहूंगा। मैं ये जरूर कहूंगा कि भाई जो कुछ भी कर रहे हैं, जितनी भी गैर मामूली तरक्की पिछले 100 साल में हुई है, इनमें जिन्नात का काम है, जिन्नात का अमल दखल है। वो उलूम जिन पर अल्लाह ने पाबंदी लगाई थी, जो जादू के अमल थे, उनको साइंस कहकर वो पब्लिक कर दिया गया, जिसको हम टेक्नोलॉजी समझते हैं, साइंस समझते हैं। बेसिकली दिस इज मैजिक। ठीक है। ये जो फोन के ऊपर आप यहाँ पहुंचे, दिस इज मैजिक, जिसको हमने जदीद जमाने में आके टेक्नोलॉजी साइंस का नाम दे दिया है। इनफैक्ट ये मैजिक है, और इसमें बहुत सारी ऐसे भी जो है साइंसेस हैं जिन पर अल्लाह ने गौर करने से मना किया है, जो हमें बहका सकता है, गुमराह कर सकता है। छोटी सी ही मिसाल क्लोनिंग की ले लें। छोटी सी ही मिसाल ये ले लें कि जो जिस तरह वो दज्जाल को तख्लीक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ख्याल में, क्योंकि आपने जिन्नात की बात की, दज्जाल को जिन्नात से जोड़ा जाता है कि दज्जाल एक फेज नहीं है, दज्जाल के कई फेजेस हैं। दज्जाल का एक फेज तो यही है, फोन। दिस इज एक आंख नहीं है ये। दुनिया में कहीं भी ले जाती है हमें। इसकी सवारी मशरिक से मगरिब तक है, सैटेलाइट्स। और इसका कैमरा बड़ा खतरनाक चीज है। हाँ, और वो अभी हमें इस जमीन पे ले जाएगी, अभी वहां ले जाएगी, मुर्दे भी जिंदा करके दिखा देती है ये। अभी मैं आपको इसमें कायदे आजम दिखा देता हूँ, इंदिरा गांधी दिखा देता हूँ। देखिए भाई, अभी हर मुल्क, दुनिया का ऑलमोस्ट हर सुपर पावर खुफिया एक्सपेरिमेंट्स कर रही है बच्चों के ऊपर भी। मैकेनिकल किट्स बनाने की कोशिश कर रही है, स्पेशल पावर्स उनको उनके डीएनए में शामिल जो है कर रही है। मुख्तलिफ जानवरों की, जैसे कि कोई जानवर है जो बहुत दूर तक देख सकता है, वो डीएनए में उसके में देखते हैं कि किस एलिमेंट, किस सेंसर की वजह से है ये खूबी। उस डीएनए के एलिमेंट को वो इंसान के डीएनए के एलिमेंट में पैबंद करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो इंसान होगा वो बहुत दूर तक देख सकेगा। एक जानवर ऐसा है कि जिसकी उंगली कटती है तो रीजनरेशन हो जाती है। उसके डीएनए में कौन सी ऐसी चीज है जो उसके जिस्म को रीजनरेट करती है? उसी एलिमेंट को इंसान के एलिमेंट से गूंदने की कोशिश हो रही है।
उसके अंदर मिंगल इस तरह के एलिमेंट खराब भी ना हो। और वो ये सुपर हीरोज का कंसेप्ट इसीलिए है, इसके ऊपर बराबर काम हो रहा है, आपसे नहीं हो रहा, बहुत पहले से हो रहा है। और ये जो एक तो दजाल ये है ना एक सिस्टम, दूसरा दजाल मटेरियल वो होगा जो मैकेनिकली क्रिएटेड होगा बाय दीज ह्यूमन बीइंग्स व्हिच आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द डीमंस। और वो मशीन के जरिए क्रिएट किया हुआ, इंसानी नुत्फे से पैदा किया हुआ ऐसा बच्चा होगा कि जिसको पैदा होने से भी पहले उसके डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन वो डाल दी जाएगी। वो जब बच्चा पैदा होगा उससे सारी इंफॉर्मेशन होगी, दुनिया के सारे इल्म उसके पास होंगे, बेहतरीन डॉक्टर होगा पहले से ही, बेहतरीन इंजीनियर होगा, उसे कंप्यूटर का भी सारा इल्म होगा, सारा इंसाइक्लोपीडिया उसके दिमाग में होगा, दुनिया की सारी जुबानें उसे पहले से आती होंगी, सारी अलहामी किताबें आती होगी, सारे मसाइल का पता होगा, एक एक चीज़ का पता होगा। हर इंसान की इन्फो जो एंड्रॉयड और जो है एआई के जरिए ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो उसमें फीड की जाएगी। इसीलिए जब वो किसी आदमी को देखेगा, देखते ही उसके बैकग्राउंड, उसकी पिछली भी पुश्तों का, क्योंकि 2 3 4 पुश्तों से तो सारी की सारी जो है वो नस्लें कैमरे के आगे जिंदगी गुजार रही होंगी ना। अभी भी हम जो बातें कर रहे हैं, दीज आर बीइंग रिकॉर्डेड, दीज आर बीइंग फिल्टर्ड। आपके एंड्रॉयड, आपके आईफोन वगैरह वो हर 5-4 सेकंड के बाद आपकी पिक्चर लेते हैं और वो महफूज होती जा रही है उनके डाटा में, बिल्कुल उनके डाटे में महफूज हो रही है। यही सारी इंफॉर्मेशन जो है उस आदमी को, बच्चे को दी जाएगी। और वो बच्चा जब पैदा होगा, वो क्योंकि उसके फीचर्स भी उन्होंने बनाए होंगे, ये वो हर तरीके से वो उसको एज फाइनल जो है निजात दहिंदा के पेश करेंगे बकौल उनके। बट बेसिकली ही विल बी एन एआई जनरेटेड इंटेलिजेंस बेयरिंग ह्यूमन बीइंग, जो कि नेचुरल तरीके से पैदा नहीं हुआ होगा, मशीनी तरीके से पैदा किया हो गया होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा चलें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। मुझे बताएं, क्या वर्ल्ड वॉर 3 का ख़तरा अभी भी मंडला रहा है? ईरान जो है वो कोई हमला करेगा इजराइल पे? देखिए जी कर रहा है हमले। और आप ये देखें कि अजीब सूरत हाल है कि कितना वावेला मचाया जा रहा है। दुनिया को ये बावर कराया जा रहा है कि ईरान इज forcing us to use nuke on them. ओके। ये सारा ग्राउंड बनाया जा रहा है। आपके ख्याल में क्या कोई खरगोश और बकरी मिलकर भेड़ियों का नुकसान कर सकते हैं? कितना भी चाहें नहीं कर सकते, किसी सूरत नहीं कर सकते। ये जो बेबसी का नाटक दूसरी साइड से शोर मचाया जा रहा है ना, बेसिकली दे आर मेकिंग माइंड्स ऑफ देयर ओन पीपल। तुम कहते हैं जब ईरान पे अगर वो फुल फ्लैज हमला अगर हो गया और ज़्यादा, क्या मुस्लिम मुल्क करेंगे डिफेंड ईरान को? कोई भी नहीं करेंगे। अभी किसी ने रोका हुआ है। सबसे बड़ी रुकावट तीसरी जंग अज़ीम के क़याम में क्या है? पाकिस्तान का एटमी बम। पाकिस्तान का एटमी बम दुनिया की तीसरी जंग अज़ीम रोकने में सबसे बड़ी रुकावट है। इसीलिए बहाने से पाकिस्तान में अनरेस्ट पैदा किया जाता है, फौज को डिस्टर्ब किया जाता है, हुकूमत को स्टेबल नहीं रखा जाता। हर जगह जिस जगह वो जरूरी समझते हैं वहाँ चूहा घुसा देते हैं। किसी भी तरह उन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करवाना है, यही उनकी कोशिश है। और पाक फौज ने, पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने किसी भी तरह इस चीज़ को रोकना है। तो वो यही है कि अभी ईरान हमले कर रहा है। मेरा दिल कहता है कि ईरान भी ये कैसे कर सकता है। ईरान के अंदर भी कोई चूहे ऐसे बैठे हैं जो उन्हें यकीन दिला रहे हैं कि आप बम करोगे ना तो वो डर जाएंगे। कैसे डर जाएंगे? नहीं डर जाएंगे। ईरान इज जस्ट कॉलिंग फॉर इट्स ओन डेथ, अपने लोगों की मौत को दावत दे रहा है ईरान। आप देखिएगा ईरान विल बी न्यूक्ड। खुदा ना करे, अल्लाह मेरे मुंह में खाक डाले, बट ये होकर रहेगा। इस तरह न्यूक कोई मुल्क नहीं हुआ जैसे ईरान को किया जाएगा। और दे आर जस्ट मेकिंग ग्राउंड। पाकिस्तान के लिए भी है खतरनाक चीज़ है। That's not safe पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ईरान न्यूक होगा तो कोई सूरत ही नहीं है कि पाकिस्तान को जंग में ना कूदना पड़े। आई थिंक पूरी दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती वर्ल्ड वॉर 3। कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, बट शायदीन तो कर सकते हैं ना। कैसे एक छतरी के नीचे लेके आएंगे? दे वांट कि पूरी दुनिया एक गांव बन जाए, पूरी दुनिया एक कारपोरेशन बन जाए, पूरी दुनिया एक कंपनी बन जाए, जिसमें एक ही रूलिंग बॉडी हो, जो कि कोई मजहब ना देखती हो, कोई इखलाकियात, कोई चीज़ ना। लोग सिर्फ जो है, लोगों के पास सिर्फ 3 जज्बात हों, खाने का जज्बा, एंजॉयमेंट का, सेक्स का जज्बा, बस पैसे की, कि हमारी ज़रूरियात, हमारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। सिर्फ ये जज्बात रह जाएं और कोई जज्बा ना रह जाए। अच्छा,
मुझे बताएं, ये पिछले दिनों ये पंजाब कॉलेज का जो ये वाक़या हुआ है, और हुकूमत ने तो काफ़ी यानी वो डिनाई कर दिया कि ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं, और अब वो स्टूडेंट्स की वो जो किए थे वो जो जस्टिस वगैरह वो भी अब ख़त्म हो गई है। तो क्या ख्याल है, ये हुआ क्या है सर? देखिए, मैं तो यही समझता हूँ कि ये मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश की किसी पार्टी ने, जो कि मुल्क में बेचैनी पैदा करना चाहती थी। कोई एक अगर ऐसा वाक़या हुआ, शुरू में पिक्चर्स भी शेयर की गई, वीडियोस शेयर की गई, तो फिर वो लोग कहाँ चले गए? इट वाज अंडरस्टूड। इंडिया में वाक़या हुआ था ना वो हॉस्पिटल वाला, कलकत्ता वाला, तो जब ये आवाज़ आई तो जो भी कोई पार्टी बैठी थी उन्होंने कहा चलो पाकिस्तान में भी एक कहानी बनती है तो हम बनाएं, उसे उछाला, स्टूडेंट्स को भी उछाला गया। मैं ये नहीं कहता कि ऐसे वाक़यात होते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। पंजाब कॉलेज का नाम लिया गया, पंजाब कॉलेज जो है बहुत बड़ा इदारा है। क्या कोई भी इदारा कभी ये चाहेगा कि ऐसा काम सिलसिला वहाँ पर हो? नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन ये कि देयर आर पॉसिबिलिटीज कि कोई ऐसे चूहे जो कि आजकल के मुआशरे की वजह से बेरारवी की तो हर जगह ही है, हर इदारे में, हर स्कूल में। पंजाब कॉलेज का नाम नहीं है, जो कि बिगड़ी हुई नौजवान नस्ल, बिगड़े हुए लोग जो कि दीन से दूर हो चुके हैं, शहवत प्रस्ती, जो गाने भी सुनते हैं वो हमें शहवत पे लगाते हैं, ऐड देखते हैं वो हमें शहवत की तरफ ले जाते हैं, मूवीज देखते हैं वो हमें शहवत सिखा रही हैं, जो हमारे हीरोज जो कि मुश्किलात से लड़ते हैं वो भी शहवत परस्त हैं, वीडियोस में, मूवीज में हम देखते हैं, तो हमारे अंदर भी वही जज्बात पैदा हो रहे हैं। तो ये सिर्फ पंजाब कॉलेज से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है, ये हर जगह पर ही है। लेकिन इसको पंजाब कॉलेज से नती करना या ये समझना कि कोई इदारा भी इसमें इन्वॉल्व है, ऐसी कोई सूरत नहीं होती। अच्छा, थोड़े से ना एंटरटेनमेंट वाली साइड के भी टॉपिक्स पे आ जाते हैं। जी ज़रूर। एक पिछले दिनों फिरदौस जमाल साहब की बहुत ज़्यादा हुई थी। पहले फिरदौस साहब की वीडियो आई थी जिसमें वो बता रहे थे कि मेरे बच्चों ने, मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया है। फिर उसके बाद बेटे की वीडियो आई, ठीक है, जिसमें उसने एक्सप्लेन किया, चीज़ें बताएं कि यार कि क्या वजह है। वैसे तो काफ़ी पर्सनल इशू था मगर वो फिर मीडिया में आ गया, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, फिरदौस जमाल साहब हमारा फ़ख्र है, हम बहुत मोहब्बत करते हैं उनसे, बहुत सीनियर अदाकार हैं, बट ज़रूरी नहीं है कोई अच्छा अदाकार अच्छा इंसान भी हो। तो वो, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई अच्छा इंसान नहीं है तो आप उसको इस तरह धत्कार नहीं सकते। फिरदौस जमाल साहब की शोहरत के हवाले से मैंने भी सुन रखा है कि वो थोड़े से गुस्से के बड़े तेज़ हैं, और कुछ हल्की फुल्की उनके बारे में सुन रखी बातें, लेकिन फिर भी वालिद हैं, तो बच्चों को उनको थोड़ा सा मेंट करना चाहिए अच्छे से तरीके से। मैं तो यही समझता हूँ, मेरे तो उस्तादों की तरह है, मेरे तो बड़े हैं, तो मैं उनको तकलीफ़ में देखकर हर बंदे को दुख हो रहा है। उनके बहुत फैंस हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन क्या वो अच्छे इंसान भी हैं? वही ना, मैं बताऊँ, जितने ये मीडिया के लोग भी ना फिरदौस साहब को बड़ा जानते हैं, ठीक है, मीडिया के लोगों ने ये चीज़ें बताई हुई हैं कि फिरदौस साहब गुस्से के भी काफ़ी ये हैं तेज़, और जो दिल में होता है वो बोल देते हैं, और क्या कहते हैं सेट पे भी थोड़े से ना बदतमीज़ी से भी पेश आते होते हैं। उनमें ये चीज़ें थे, मसले मसाइल थे, मगर आई थिंक उनकी वाइफ ने ना उन्हें काफ़ी देर ये चीज़ें बर्दाश्त की, बच्चों ने भी बर्दाश्त किया, मगर हो सकता है वो एक टाइम आकर बर्दाश्त की बंदे की हद ख़त्म हो जाती है। तो ये शायद हो सकता है ये टाइम आ गया हो कि यार उन्होंने कहा नहीं यार, उनकी वाइफ से अब रहा नहीं जा रहा होगा। मैं एक जुमले में इसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। शेख साहब, इज़्ज़त कमाई जाती है, कैसे हालात होंगे कि बेटा भी सामने आ गया, इस तरह की बात है, इज़्ज़त कमाई जाती है शेख साहब। तो उनके बेटे इतना प्यार करते थे अपने बाप से, ठीक है, उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट की, बड़ा उन्होंने चीज़ें की, क्योंकि मैं भी एक दो दफ़ा उनके घर गया हूँ, और मैंने भी क्या कहते हैं बाजिल फिरदौस जो छोटा बेटा है, मैं बड़े अच्छी तरह उसे जानता हूँ। हमज़ा फिरदौस को भी मैं जानता हूँ, मेरी उससे भी मुलाकात हुई है। बाजिल मेरा दोस्त है, तो वो जब ये इनकी कीमो हो रही थी, इनके ये फिरदौस साहब की, बाजिल ने फुल टाइम दिया, पे कीमो पे जाता था, भाईदार बेहोश हो गए थे, बेहोश हो गए थे वालिद को बीमार देखकर। वाइफ ने भी बड़ा ख्याल रखा, मगर फिरदौस साहब ने, मैंने एक इंटरव्यू उनका पिछला एक देखा था, इससे पहले थोड़ा ना पुराने इंटरव्यू था, उसमें वो एक लाइन पे बोले, उन्हें मुझे बड़ा दुख हुआ उस लाइन पे, ठीक है,
वो लाइन ये थी कि मेरी शादी गलत जगह हो गई थी। पर ये चीजें पब्लिक में नहीं करनी चाहिए, नहीं, आपके नहीं, पर्सनल है ये। आप असल में वो ये समझते हैं कि भाई मैं बड़ी कोई सुपीरियर सोल था, मुझे बहुत ही स्पेशली ट्रीट करना चाहिए था। वो बात जो है ना, उनके बेटों को अपनी माँ के बारे में बात बहुत दुख लगी, बहुत दुख लगी। किसी को भी लगती है कि बाप जो है हमारे घर में जो मर्जी करे, एक पब्लिक में लोगों को तो ना बताया हाँ, कि मेरी वाइफ के साथ नहीं बनती। नहीं, वो उनकी गलती थी। हाँ। अल्लाह हम लोगों को गलती सिर्फ चाहे, हमारे सुपरस्टार्स में ये चीज़ है। मैं नाम नहीं लेता, हमारे एक बड़े अजीज सुपरस्टार जो अभी भी अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं, बड़ी मूवीज में भी काम किया। मैंने पिछले दिन उनका इंटरव्यू देखा, शराब के नशे में धुत वो इंटरव्यू दे रहे थे, चेहरे से भी बुढ़ापा उनके नजर आ रहा था, हाथों से बुढ़ापा नजर आ रहा था। वो पोज बातें अभी भी ऐसे कर रहे थे जैसे बहुत कोई सुपरस्टार हैं, जैसे अभी भी उनकी 50 फिल्में सालाना होती हैं रिलीज। गुरूर उनका ऊपर ऐसे ही था, बातें भी उनका स्टाइल भी ऐसा ही था कि वो समझने वाले समझ जाएंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। अंदाज उनका ऐसा ही था जैसे वो अभी अभी उनकी 5 फिल्में जो है वो रिलीज हुई हैं, जो कि सलमान खान के लेवल की भी हैं और वो कहीं से भी ऊपर हो गए। हमारे सुपरस्टार तो काम ही नहीं कर रहे, तो स्टेटस कैसे आप अवेल करें सुपरस्टार का? एक बंदा जिसकी आप इतना अरसा पहले कोई मूवी आई, कोई आपका काम ऐसा नहीं है कि जिस पर आप गरूर कर सके, और आप आगे बिहेव इस तरह करते हैं। दूसरे अदाकार भी ऐसे लोगों के दिमाग में अभी भी वो स्टार होते हैं, ठीक है, उनको वो चाहते हैं कि हमें स्टार, उनको मैं जानता हूँ, ही इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड पर्सन, इंतहाई खूबसूरत और स्मार्ट। लेकिन साथ वाले जो बिच्छू बैठे होते हैं ना, जब कोई एक बंदा कामयाबी हासिल जो है करता है ना, उसके साथ जोंके आ जाती हैं, पैरासाइट्स उसके साथ लग जाते हैं, उसके दिमाग खराब कर देते हैं। शराब के नशे में रहे तो पैसों का हिसाब ना करें, शराब के नशे में रहे हमसे सवाल ना करें, हम क्या करते हैं। आपके जितने सुपरस्टार हैं सबको जोंकों ने खराब कर दिया, कोई एक भी नहीं था जो कि टैलेंटेड नहीं था। अल्लाह इज्जत ऐसे नहीं देता, कोई एक भी नहीं था कि जो कि गैर मामूली नहीं था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली खूबसूरत, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टैलेंटेड और गॉड गिफ्टेड पीपल, बट सराउंडेड बाय जंक्स, सराउंडेड बाय स्नेक्स, सराउंडेड बाय पैरासाइट्स। मैं बताऊँ हमजा, ठीक है, हमजा ने, आपको पता है एक्टिंग इंडस्ट्री क्यों छोड़ी थी? वो अपने वालिद साहब को कहते रहते थे आप मायरा या फिर किसी और के बारे में ये चीज़ें बातें ना बोलें, उनकी वजह से, फिरदौस साहब की वजह से उनके बच्चों को काम नहीं मिल रहा। हाँ, सही है। सब ने उनको और उनके बच्चों को अपने ड्रामों में कास्ट करने से बैन कर दिया था। वो मना करते रहे, अब ये मसला खत्म हो गया, अब तो सामने आ गया कि बाप बच्चों में नहीं बनती, अब उनके बच्चों को काम मिलना शुरू हो जाएगा। मेरी तो ख्वाहिश है भाई फिरदौस साहब को, नहीं, मेरी ख्वाहिश है फिरदौस साहब को भी मिले काम। ये अभी मैंने इसके लिए कहा चीजें मिलनी चाहिए, मगर बंदे को अपनी चीजें चेंज करनी पड़ती है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है, फिर जाके होता है चेंज। जो चेंज नहीं करता इंसान, उसमें बदबू पड़ जाती खड़े पानी की तरह। अच्छा, एक और आजकल जो ये चीज़ चल रही है, नरगिस जो पुरानी स्टेज की एक्ट्रेस डांसर रह चुकी हैं, उनके ऊपर जो उनके हस्बैंड ने टॉर्चर की है और मारा है, आपने वो वीडियो पिक्चर्स देखी हैं? हाँ, मैंने तस्वीरें देखी हैं। बहुत पुरतशद्दुद फेस उनका पता लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया। और कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि यार पहले भी नरगिस के साथ ऐसा हो चुका हुआ है, काफ़ी टाइम पहले जो आबिद बॉक्सर वाला हुआ था कि उनको गंजा भी कर दिया था और तभी मारा गया था, ठीक है। मगर मुझे ना ये नरगिस के इस्तीफा के वाक़े के कोई अंदरूनी चीज़ें भी पता चली हैं। जरूर, मैं चाहूँगा क्योंकि मेरी नॉलेज में कम है, हमारे साथी भी सुनना आपसे भी और लोगों से भी डिस्कस करेंगे। जो हस्बैंड है, इनका नाम है इंस्पेक्टर माजिद बशीर, ठीक है। असल में ये चीज़ हुआ है कि ये नरगिस ने अपने बहुत अच्छे दोस्त को बताया, बल्कि ये न्यूज़ में भी अब चीज़ें ये आ गई हैं, रिवील हो गई हैं, कोई ये सीक्रेट नहीं रही। ये भी है चक्कर क्या कि ना शादी कुछ अर्सा, यानी काफ़ी देर से शादी थी, और ये जो इंस्पेक्टर साहब है ये थोड़े सख्त तबीयत के थे। ये पहले भी नरगिस को मार चुके हैं, ठीक है, इस बार भी मारा। और एक वजह ये थी, नरगिस के जो प्रॉपर्टीज़ और काफ़ी चीज़ें नरगिस के नाम अभी भी हैं, वो भी हथियाना चाह रहे थे। ये भी था कि मारने की वजह नरगिस ने भी जो बताई है वो यही है कि मेरी प्रॉपर्टी वगैरह वो कह रहा था मेरे नाम करो,
नरगिस के नाम पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी और अभी भी हैं चीज़ें जो वो चाह रहे थे। फिर नरगिस को जो उससे शिकायत थी, इसका एक और बंदी के साथ भी अफेयर था। नरगिस को इस चीज़ का भी गुस्सा था कि यार आपने मुझे वादा किया था, ठीक है, और वादा भी उसके हस्बैंड ने खाना काबा के सामने वादा किया था कि मैं उस बंदी के साथ अब रिलेशन नहीं रखूँगा, मगर उसने रखे। नरगिस ने उससे कहा कि यार आपने वादा किया था। फिर उसके हस्बैंड, ठीक है, पार्टी करके आया और वो शराब पी हुई थी, नशे में था। जब नरगिस ने उसे ये चीज़ें बातें की, उसने फिर नरगिस को मुंह पे मारा कि यार मैं तुम्हारे मुंह तोड़ दूंगा, ताकि मुंह दिखाने के काबिल ना रहो। उसने इतना मारा, पिक्चर्स और वीडियो देख सकते हैं, जो कि हद है। फिर नरगिस ने हुकूमत से भी रिक्वेस्ट की, लोगों को कहा कि यार ये मैं अब नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं अब न्यूज़ में आऊँगी, सबको बताऊँगी। उन्होंने कहा कि यार आपका मेडिकल टेस्ट हॉस्पिटल जाकर आप कराएं, ठीक है, उसके बाद हम FIR लिखेंगे। वो हॉस्पिटल की, और हॉस्पिटल पे इंस्पेक्टर ने कॉल पहुंचा दी थी, क्या कर दी थी कि आप इसका मेडिकल टेस्ट नहीं करेंगे। हॉस्पिटल वालों ने तंग किया। फिर दूसरे हॉस्पिटल गई, फिर उधर जाकर उसने टेस्ट करवाया, ठीक है, फिर जाके FIR दर्ज हुई, मगर कुछ भी नहीं हो रहा। मगर हुकूमत ने कहा कि क्योंकि वो बंदा भी फ़रार हो गया, हो सकता है पकड़ा गया या फिर पकड़ा जाएगा। मगर ये चीज़ें मुझे बताएं, ये अब्यूज़ ये औरतें क्यों बर्दाश्त करती हैं, और ये क्या है, ये क्यों हो रहा है? नरगिस साहिबा की बात करके आप औरतों पे जनरल पे ले आए, बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया आपने। हाँ। अब पहले मैं नरगिस साहब की बात करूं या पहले औरतों की करूं? नरगिस की पहले। नरगिस साहिबा अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत ज्यादा दौलत है, बिल्कुल, बहुत ज्यादा दोस्तियां हैं, स्ट्रॉन्ग वुमन, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उनके हस्बैंड की नरगिस के सामने कोई औकात नहीं है। इसलिए मुझे वो जो है हमारी जो है नरगिस साहिबा, उनके हवाले से कोई डर या खौफ नहीं है कि उनके साथ जुल्म होगा। नहीं, नरगिस साहिबा अपना हिसाब लेना बेहतर जानती हैं। तो वो तो एक बात होगी। अब औरतों की बात कर लें। औरतों के साथ अब्यूज क्यों होता है? देखिए, आपने हर जगह ये जंगलीपन डाल दिया, हर चीज में तमीज ही मिटा दिया। आप हर चीज में आज़ादी लेकर आ रहे हैं। जब आप आज़ाद कर देंगे किसी को, जब किसी रोक टोक का डर नहीं रहेगा, तो हर बंदा अपनी मर्जी करेगा, अपना ज़रफ़ दिखाएगा। तो जो इस तरह के मर्द होते हैं कि जो ये समझते हैं कि मैं इसको डरा के, धमका के, मार के चुप करा सकता हूँ, वो उनके भी हाथ खुल गए। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ औरतें लिमिट्स क्रॉस कर देती हैं, मर्दों को सख्ती करनी पड़ती है। क्या कुरान ने सख्ती की इजाज़त नहीं दी? मैं फिर फैसला कुरान से करवाता हूँ। क्या कुरान ने मर्दों को औरतों पर सख्ती करने की इजाज़त दी है? दी है, एक लिमिट में रहकर। इस तरह नहीं कि आप उनको जो है जुल्म नहीं कर सकते, हल्की सी उनको सजनिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि बिल्कुल ही हद से बाहर है, तो फिर आप जो है जान से नहीं मार सकते, तशद्दुद नहीं कर सकते, फिर आप उनको आज़ाद कर दें, उनके रास्ते पे छोड़ दें। आजकल तो जमाना ऐसा है भाई, हर रिश्ता दूसरे रिश्ते को धोखा दे रहा है। बच्चे 5 रुपए में ही 1 रुपया खा लेते हैं। बच्चे को आप दे पैसे, अपने बच्चे को उससे कहे दही लेकर आओ। जब हम स्टूडेंट थे, हम नहीं करते थे, गेम में खेलने जाके आर्केड खेलना शुरू कर देना। मगर आजकल की औरतें बर्दाश्त तो नहीं। आजकल की औरतों को डांटो भी तो वो इसलिए कि आज़ादी, वो ये समझती है जा रही हूँ छोड़ के। बिल्कुल, शैतान ने औरत को आज़ादी का वो चस्का दे दिया है। मुझे फिर वही बात करनी है कि आज़ादी किसको कहते हैं? क्या हर बाउंड्री से आज़ाद होने का नाम आज़ादी है, या अपनी लिमिट्स की पहचान होने का नाम आज़ादी है? मैं समझता हूँ आज़ादी का मतलब यही है कि आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। वैश्यपन का, जंगलीपन का ये मतलब है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। कैदी होने का मतलब ये है कि आप अपनी बुनियादी जो ख्वाहिशें वो ही नहीं पूरी कर सकते, बेसिक चीजें नहीं आप पूरी कर सकते। तो हम अब जंगली जमाने में जिंदा है, जहाँ ये इंसान को सिखाया जा रहा है जो तुम, दिस इज योर लाइफ। कौन होता है तुम्हें टोकने वाला? जो चाहते हो करो, जैसे चाहते हो जिंदगी गुजारो, जो तुम्हारा दिल करता है करो, तुम किसी को तंग ना करो, कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। ये सिखाया जा रहा है। हमारा मजहब, हमारा रब ये नहीं कहता, वो कहता है ये टेस्ट है, क्योंकि मैंने तुम्हें इतनी बड़ी ताकत देनी है, हमेशा की जिंदगी देनी है। मैंने तुम्हें ये ताकत देनी है कि जो सोचोगे, जो चाहोगे वो कर लोगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले तुम वो अपने आप को इस काबिल बनाओ, इस काबिल साबित तो करो कि तुम ये दोनों ताकतें संभाल सकते हो।
तो किसी पाबंदी में रहकर ही हम कोई टेस्ट दे सकते हैं, आज़ाद आदमी तो कोई टेस्ट नहीं दे सकता। मुझे बताएं, पिछले दिनों जो PIA को बेचने की कोशिश की गई है, यानी शेयर्स, ठीक है, 60% शेयर बेचने की कोशिश की है, बोली लगी, हुकूमत ने 85 अरब रुपए की उन्होंने लगाए कि यार बोली स्टार्ट होगी, मगर आगे जो कंपनी बैठी तो उन्होंने कहा हम 10 अरब से ऊपर नहीं देंगे। तो ये इनका पूरा जो है वो प्लान ही ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा यार ये क्या हो गया। तो ये मुझे बताया, या तो ये वजह है कि जितना इनके ऊपर कर्ज़ा है, ठीक है, 800 अरब से ऊपर का तो कर्ज़ा है, ठीक है, फिर शायद परसेंटेज ज़्यादा नहीं है, या फिर वो लग रहा है कि यार ये तो खसारे की कंपनी है, तो 10 अरब से ऊपर की इसकी वैल्यू नहीं है। और इस पूरी बोली पे जितना खर्चा हुआ है, ठीक है, जो कि 7.4 मिलियन, ठीक है, जिस फर्म को हायर किया गया था बोली 7.4 मिलियन रुपीज़ खर्च हो गए, और फिर जो मीडिया मैनेजमेंट है उस पर 1 करोड़ से ऊपर खर्चा हो गया। ये क्या फ़ायदा हुआ है इसका? नहीं तो PIA को क्यों बेच रही है? PIA अपना काम कर रही है बहुत अच्छे तरीके से। जा रही है नुकसान। नहीं PIA क्या PIA अपना मकसद हल नहीं कर रही? मैं बताता हूँ PIA अपना मकसद हल कर रही है। क्या PIA हमने इसीलिए नहीं बनाई अकरबा परवरी के लिए? क्या PIA हमने सिफारशियों को रखने के लिए नहीं बनाई हुई? क्या PIA हमने स्मगलिंग करने के लिए नहीं बनाई हुई? इस काम के लिए नहीं बनी हुई? क्या ये कौमी एयरलाइन है? मुझे बताएं, एक आदमी जो PIA का चीफ था उसकी अपनी पर्सनल एयरलाइन तो बहुत कामयाब रही और PIA डाउन हुई। इन लोगों के जो ये सारा निजाम चलाते हैं, इनके अपने जाती कारोबार तो ऊपर से ऊपर जा रहे होते हैं, और जब कोई सरकारी जिम्मेदारी दे दी जाए वो चीज नीचे क्यों चली जाती है? सिंपल मुझे बताएं, सिर्फ 20 कुछ प्लेन्स जो कि अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की है ज़रूरत है ना। अभी पीछे 700 पायलट्स फॉर 25 प्लेन्स। बाकी हौसला देते हैं ना, बाकी उनका हौसला बढ़ाते हैं कि भाई जाओ तुम शहीद होगे इंशाल्लाह, क्योंकि जहाज में तो कुछ है नहीं, तो हम पीछे हैं अपनी फैमिलीज देखने के लिए। पूछने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला, कोई ऐसा नहीं है, कोई अपना माल नहीं समझता, हुकूमत का माल। मैं वही समझता हूँ, वही बता रहा हूँ जो मैंने एक बार बताया था कि अभी तक ज़हनियत वही काम करी कि सरकार का माल मेरा नहीं है, सरकार का नुकसान मेरा नुकसान नहीं है। लोग सरकार के नुकसान को अपना नुकसान समझते ही नहीं है। जिस बंदे के पास भी भागदौड़ गई है उसके साथ जिम्मेदारियां और उसके साथ कर्जे और उसके साथ सिफारिशें और उसके साथ दूसरी चीजें इतनी चली गई कि वो कहता है मैं किसी तरह अपने थोड़ा सा टाइम पूरा करूं, मुझे ये फेवर मिल रही है, काम हो रहा है। तो ये जब पिछले तो मैं नहीं निकालता, लेकिन मैंने लोगों को खुद अप्लाइज करना है, तो ये 15 इस जगह मेरे और आ गए, ये 25 और आ गए, वो तो तादाद बढ़ती रहती है। तो मुझे लग रहा है इनका PIA बेचने का था नहीं, ये इन्होंने कोई ड्रामा लगाया है, कोई स्कैम किया है। नहीं, मैं भी बेचना भी चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ही पूछता हूँ कि कैसे हो सकता है कि एक कारोबार इतना जो दुनिया के कामयाब तरीन एयरलाइंस में से थी, आज उस पर इतना बुरा वक्त आ गया। पता है बाहर के मुल्क जो उन्होंने बताया हुआ है ना, एक प्लेन के ऊपर 130 कुछ एम्प्लॉयज़, ठीक है, काम करते हैं, जो बड़ी से बड़ी एयरलाइन भी है ना 130 के करीब काम करते हैं, मगर पाकिस्तान की वाहिद एयरलाइन है कि 600 से 700 लोग एक जहाज़ के ऊपर। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इनको एक स्पेशल कमेटी बनानी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी हो कि PIA को और पाकिस्तान स्टील मिल्स को रिवाइव कराया जाए। हो सकती है भाई, नेक नीति के साथ कोई भी काम करना चाहिए, हो सकती है। मसला ये हमारे पाकिस्तान में जो कमेटियां बनती हैं ना, वो बस कमेटियां अंदर खाते ही पागल लोगों की बनाए, जुनूनी लोगों की बनाए। है हाँ, अगर वो कत्ल ना हो गए बेचारे। हाँ, ये चीज़ें भी होती हैं। अच्छा, मुझे बताया पिछले दिनों, बल्कि आजकल भी, जो लंदन में नवाज शरीफ साहब के साथ और पिछले दिनों काजी साहब के साथ लंदन में जो वाक़या पेश है, तो ये ठीक है, ये चीज़ें सही जा रही हैं? देखिए, मैं इस तरीक़ाकार से एग्री नहीं करता। मैं पहले भी इस मौजू पर बात कर चुके। हम नहीं हैं वो ताकत कि हम जज कर सके। किसी सूरत हम किसी सीनियर को गरिबान से नहीं पकड़ सकते जब तक हम ये इन्हें नहीं बताएंगे कि यार अगर आप गलत करोगे तो लोग आपको गलत समझेंगे, तो ये तब तक ये बताया नहीं जाएगा। तो ये कैसे होंगे? ये कौन तय करेगा कि किसने क्या गलत किया? आप अभी समझ रहे हैं
कि इसराइल ईरान के ऊपर हमला करके गलत कर रहा है। आप दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ देखें, वो तो कह रहे हैं कि ये लोग हमको मजबूर कर रहे हैं जो अभी हमला करने के लिए। इसी तरह यहाँ भी है, कौन तय करेगा कि जज ने गलत किया है, चीफ जस्टिस ने गलत किया है? अवाम तय करेगी कि चंद सहाफ़ियों के कहने के ऊपर। जैसे अभी अच्छा हुआ आपने ये बात की है, हमारे ऊपर बड़ी एतराज़ हो रहे हैं कि हम लोग जनाब क्यों ये काम कर रहे हैं, तजिया निगारी। आजकल तो हर बंदा ही हक रखता है राय जनी का, तबसरा करने का। लोग किसी भी हालत में बैठ के वाशरूम्स में, बाथटब्स में, स्विमिंग पूल, वॉकिंग करते हुए, सैर करते हुए, खाना खाते हुए भी तबसरा कर रहे हैं। हम तो बड़े एहतमाम से बैठकर ये बात कर रहे हैं। तो वो ये कौन तय करेगा कि कौन गलत है और कौन सही है? अभी दज्जाली निज़ाम इतना आ गया है कि जो शैतानी कूदते हैं वो बैठकर ब्रेन वॉशिंग कर रही हैं, ब्रेन मेकिंग कर रही हैं। ऐसी चीज़ें जो हैं वो ट्रेंड चलाती हैं। इस तरह उसको पंप किया जाता है, पुशअप किया जाता है, फॉलो उसे किया जाता है कि जो अवाम है, जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो अपने मुल्क के खिलाफ हो जाते हैं, अपनी फौज के खिलाफ हो जाते हैं, अपने इदारों के खिलाफ हो जाते हैं, अपने बड़ों के खिलाफ हो जाते हैं। क्या इमरान खान से मोहब्बत का मतलब ये है कि आप नवाज शरीफ से नफरत करेंगे? आई थिंक ये उल्टा हो रहा है। नवाज शरीफ से नफरत लोगों को उस तरफ लेकर जा रही है। नवाज शरीफ से नफरत किस लिए आई, क्यों आई, किसने पैदा की नवाज शरीफ से नफरत? हालात कैसे से हुई पैदा। कैसे? मैं अगर अपने रब को हाजिर नाजिर जानकर सच्ची बात करूं, अल्लाह को जान देनी है। जब नवाज शरीफ का दौर आया, मुल्क सुकून में आ गया था। पिछली बार भी हमने ये बात की थी, सारे काम सही हो गए थे। कहता है मुझे क्यों निकाला, किसने निकाला? इमरान खान ने तो नहीं निकाला। हर बार नहीं निकाला, मैं वही कहता हूँ ना, इमरान खान ने नहीं निकाला। भाई बैरूनी ताकतें ऐसी हैं इसका कि मतलब जो है किसी जिसने सूरत निकाला वो को स्टेबल नहीं देख सकती। कसूरवार है। इसका मतलब है जो आप कह रहे हैं उस वक्त चूहा वहां था, देख सकते, उस वक्त चूहा वहां था, इस वक्त चूहा यहाँ था। जिस वक्त जो यूज हो जाए, किसी भी तरह पाकिस्तान को उन्होंने स्टेबल नहीं होने देना। पाकिस्तान जब भी तरक्की की सीढ़ी चढ़ने लगता है, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे कोई हो, नवाज शरीफ तो एक नाम है ना। अगर इमरान खान साहब भी सीधे होते तो खान साहब के साथ भी ये होता। खान साहब अपने कामों की वजह से गए थे। मुझे पता है आप खान साहब से बड़ी मोहब्बत करते हैं, मैं भी करता हूँ, बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, खान साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन खान से ज्यादा मोहब्बत मैं पाक फौज से करता हूँ, खान से ज्यादा मोहब्बत मैं पाकिस्तान से करता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं खान से मोहब्बत करता हूँ तो फिर मैं फौज से नफरत करूंगा, नहीं। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान बच जाएगा, पाक फौज के बगैर पाकिस्तान नहीं बचेगा, किसी सूरत नहीं। खान की जितनी भी मोहब्बत है पाकिस्तान की वजह से ही है ना, कि हमारा है वो, पाकिस्तान का नाम है ये। तो भाई नवाज शरीफ भी पाकिस्तान का नाम है, काजी ईसा भी पाकिस्तान का नाम है। अगर आपको उससे शिकायत है तो उससे बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म है, वो हमारी इज्जत है, हम उसे इस तरह जलील नहीं कर सकते बाहर। खान साहब रहा होते हैं, लंदन जाते हैं बच्चों से मिलने के लिए, वहाँ कुछ लोग उन्हें गिरबान से पकड़ लेते हैं कि भाई आप रियासत मदीना बना रहे थे और मुल्क को आपने जिनसी दरिंदों के हवाले कर दिया, मुल्क में इतनी बिरारो भी फैला दी और कहीं रोक टोक नहीं किया आपने। रियासत मदीना के वाली ने तो अपने हर दुश्मन के साथ मुआहदा कर लिया था, जब तक दुश्मन ने नहीं तोड़ा आपने नहीं तोड़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप कैसी रियासत मदीना के, क्या आपने किसी को माफी देना बर्दाश्त नहीं किया? सिस्टम को क्रैश कर लिया, मुल्क को बर्बाद कर लिया, जो है हर चीज जो है खत्म कर ली। और आप कह रहे कि मैं नहीं मानता, मैंने इनके साथ हाथ नहीं मिलाना। क्या वो मुशरिकीन मक्का से भी बुरे हैं? यानी आपको भी लगता है इमरान को भी डील करके बाहर चले जाना चाहिए? नहीं चले जाना चाहिए। मैं कहता हूँ ये सारे आपस में डील करें, इधर ही रहें भाई। यानी मिलकर खाओ जो भी खाना। डील का मतलब सिर्फ खाने का ही होता है? आपने सारी जिंदगी ऐसे डीलेंगी? ये शेख साहब तो बड़े ईमानदार और सच्चे पक्के आदमी है। अगर पता हो, ठीक है, किसी बंदे को कि यार के बंदा 2 नंबर है, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो उसके पे एग्री ना करो या उसके साथ हाथ मिलाओ, चलो आधा आप खा लो आधा मैं खा लो। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। ये फिर वही बात, कौन तय करेगा कि 2 नंबर है? वो लगा लिया, सारे ही गलत है, कोई ठीक नहीं है, कोई ठीक नहीं। फिर गलत जाविये पे चले जाते हैं। डील का मतलब ये था कि सारे एक टेबल पर बैठेंगे, हमने मुल्क बचाना है, मुल्क, हमने किसी सूरत मुल्क को नुकसान नहीं देना, हमने किसी सूरत मुल्क को जो है हमने ऊपर लेकर जाना है, किसी सूरत इसको हमने मुट्ठी में लेना है और इसको इसकी हमने हिफाजत करनी है मुल्क के लिए। बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ तुम भी खाओ और मैं भी खाता हूँ, इस तरह की डील नहीं। कि तुम भी मुल्क की खिदमत करो, तुम्हारी ये बात ठीक है, वो गलत है,
फिलहाल हम अपने मुल्क को सीधा करें, उस बाद में उस मौजू पर बात करें। अच्छा, इस पे कंटिन्यूटी पूरी दुनिया ये इन्हिसार कर रही है क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है, ठीक है, अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे हैं और आपको क्या लगता है ट्रम्प जीतेगा या फिर जो है ये जो कमाला हैरिस मैं है वो अपनी जीतेगी? इंट्यूशन से बात करूं, अगर ट्रम्प जीतेगा तो कत्ल हो जाएगा। क्यों, कैसे अगर कमाला हारिस जीतेगी तो तीसरी जंग छिड़ जाएगी फौरन। कैसे कैसे कैसे? बस ट्रम्प अगर जीतेगा तो कत्ल हो जाएगा, क्योंकि ट्रम्प एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। एस्टेब्लिशमेंट हर मुल्क की सखी होती है। जो अमेरिका की पॉलिसी है ना, हमारे लिए तो वो गलत है, अमेरिकियों के लिए वो सही है। अगर हम उनकी जगह बैठे हो, हम भी यही कहें कि हमारा मुल्क ही सबसे स्ट्रांग हो, किसी मुल्क को हम इतना ताकतवर ना होने दे के कल को हमें आंख दिखाए। किसी मुल्क में हम कोई ऐसी ताकत ना पिनपने दें जो कल को अमेरिका के लिए नुकसानदेह हो। क्या वो अपने मुल्क के खिलाफ सोच रहे हैं? नहीं, एस्टेब्लिशमेंट मुल्क की सखी है। ट्रम्प एट द अदर हैंड वो और तरफ वो अमेरिका को कंटेन कर रहा है, अमेरिका के जो ओपन आर्म्स है उनको बंद कर रहा है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। वो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है जंग के खिलाफ है, एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि फलां जो खिता है वहां पर फाइट हो, जंगे हो, हमारे हथियार भी जाएं, वहां पर हमारा असर और रसूख हो। हम इस पार्टी को कहेंगे यार मैं हम उन्हें समझाते हैं तुम ये लो, उस पार्टी को यार हम उन्हें कहते हैं तुम ये लो, फायदा होता है। उनका अपना सेटअप बनता है वहाँ, एग्जैक्टली, उनके पैर जमते हैं। ठीक है। तो ये जब अगर कमाला हारिस आती है तो वो उसी सेटअप का हिस्सा है, तो वो फौरन जंग को छेड़ दी जाएगी। आप देखेंगे कि 2-3 महाज ऐसे होंगे जो जिनपे बिला वजह अमेरिका टांग अड़ा देगा। अमेरिका की जो पॉलिसी है, अमेरिका की जो सोच है, जिसके तहत वो काम सारा चल रहा है, वो वही है जो उसकी एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। इसी तरह अब आप फिर मुझे वहां से ना पकड़ लेना, इसी तरह पाकिस्तान की भी जो सोल है ना, जो मेन पाकिस्तान की पॉलिसी है, पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है? किसी भी तरह हमने सरवाइव करना है, किसी भी तरह हमने जंग नहीं छेड़नी, क्योंकि अभी हम इस कैफियत में नहीं है कि किसी भी सुपर पावर को कहें कि नहीं नहीं तुम वैसे वैसे नहीं कर सकते। हमने स्ट्रेटेजी से, तदब्बुर से सरवाइव करना है, अपने आप को मजबूत करना है, इस काबिल करना है कि कोई बंदा हमारे तक ना आ सके। मुल्क का फायदा ना, हर मुल्क का फायदा है, सारे मुल्क का। और इंडिविजुअल जो है वो यही चाहता है कि हमें आज़ादी दे दी जाए, हमें रोक टोक कोई ना हो, हमारे यहाँ भी हर तरह की आज़ादी के कानून हो। ऐसा पाकिस्तान में कभी भी नहीं होने जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि जैसे ऐसे होगा पाकिस्तान इस्लामी नहीं रहेगा, पाकिस्तानी एटम बम इस्लामी नहीं रहेगा। यही सारे बच्चे जो ये फिल्में देखते हैं, जो आज़ाद ख्याल है, वही सारे ये बोलेंगे कि भाई ये जो एटमी हथियार है ये तो बहुत है, ये है वो है। हम पुरअमन एटमी जो है मंसूबे का ऐलान करते हैं, वो जितने भी है वो हमने खत्म कर दिया, ये वो हम नहीं जी बम रखते। जो आप भी काम करें, उसके बाद आप पाकिस्तान का हाल देखें, ऐसे नोच के तोड़ के ले जाएंगे पाकिस्तान को, टुकड़े टुकड़े कर देंगे वो। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपका बड़ी जबरदस्त बातें हुई, कुछ सीखने को मिला। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि आई डोंट नो मेरे पास कितना वक्त है, बस मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं अगर कोई चीज बेहतरी पैदा कर सकूँ तो कर लूँ। छोटी सी जिंदगी है, हम भी अपनी राय दें, हम भी अपना हिस्सा डालें, अगर चीजों को बेहतर करने में कोई हिस्सा डाल सके तो डालें। बस मैं इसीलिए ये बातें करता हूँ। चलो, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मुझे शेख कासिम को और नदीम सुबानी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।